वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। माई सेल्फ सुनीता सिंह रंगा। आज फिर एक चर्चित विषय लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी की वैक्सीन के अलावा एक और चीज़ की आजकल हमारे देश में चर्चा हो रही है, वो है हमारे देश के नए संसद भवन का निर्माण। भारत के लोकतंत्र का मंदिर माना जाने वाला संसद भवन अब बिल्कुल नए, आकर्षक और नए अंदाज में दुनिया के सामने होगा। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए होगा। नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्तमान में संसद भवन वर्ताकार यानी राउंड शेप में है, जबकि नया संसद भवन तिकोना यानी ट्रायंगुलर शेप में होगा। अभी का जो संसद भवन है वो 1921 में ब्रिटिश काल में बनना शुरू हुआ था और 18 जनवरी 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। नए संसद भवन के 2022 तक बनकर तैयार होने की संभावना है, लेकिन इसके निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी याचिकाएं लगी हुई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता तब तक सरकार कोई भी निर्माण कार्य नहीं शुरू करेगी। सेंट्रल विस्टा क्या है? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्र सेंट्रल विस्टा का ही क्षेत्र है, यानी सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आते हैं। सेंट्रल विस्टा 1962 के दिल्ली मास्टर प्लान के तहत इम्पोर्टेंट साइट टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ ए रिच कल्चर के तौर पर घोषित किया गया था। सेंट्रल विस्टा एक वीवीआईपी एरिया है, जहां पर देश की महत्वपूर्ण इमारतों को ही स्थान दिया गया है। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के अनुसार संसद के बढ़ते कामकाज के कारण एक नए और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नए भवन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी कई चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। नए संसद भवन के विश्वकर्मा कौन हैं? ये हैं विमल पटेल, जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर और RBI अहमदाबाद जैसी इमारतों के डिज़ाइन भी तैयार किए हैं। इसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा कंपनी को सौंपा गया है। वर्तमान संसद भवन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। एडविन लुटियंस पर ये आरोप लगाया जाता है कि संसद भवन का मूल डिजाइन उनकी सोच नहीं था, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश के चौसठ योगिनी मंदिर की हूबहू नकल की थी। वर्तमान संसद भवन को 83 लाख रुपए की लागत से उस समय बनाया गया था। नए संसद भवन पर करीब 971 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। नया भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और ये बिल्डिंग आधुनिक डिजिटल तकनीक से भी लैस होगी। इस भवन में भारत के प्रत्येक राज्य की वास्तुकला और शिल्पकला को भी शामिल किया गया है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सभी सुविधाएं सांसदों को प्रदान की जाएंगी। इस भवन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और बिजली बचाने के लिए सोलर सिस्टम भी लगाए जाएंगे। सभी सांसदों को अलग अलग ऑफिस दिया जाएगा। एक लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्किंग की भी खुली सुविधा होगी। इस भवन का सबसे बड़ा आकर्षण विशाल संविधान कक्ष होगा, जहां पर भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा और जहां पर एक हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में संविधान की हाथ से लिखी हुई प्रति को भी सुरक्षित रखा जाएगा। वर्तमान संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य बैठ सकते हैं।
जबकि नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र होने पर इस संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं और नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बनेगा और यह 4 मंजिला होगा। पुराने संसद भवन से लगभग 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा इसकी 4 मंजिलें होंगी। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी होगा। यह पूरी बिल्डिंग आधुनिक डिजिटल तकनीक से भी लैस होगी ताकि पेपरलेस वर्क को बढ़ावा दिया जाए। संसद भवन के निर्माण पर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद भवन का निर्माण आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जबकि विरोधी दल कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में लाखों लोगों का रोजगार छीन गया है और लोग एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो रही हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार हो गई है। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती, न कि संसद पर। अभिनेता से नेता बने कमल हसन पूछते हैं, जब आधा हिंदुस्तान भूखा है कोरोना महामारी के कारण, तो 1000 करोड़ रुपए की नई संसद भवन का निर्माण क्यों हो रहा है? एक देश तभी आत्मनिर्भर होता है जब उसके नागरिकों को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हमारे देश का एक समृद्ध राज्य है जिसके स्वास्थ्य मंत्री कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं और उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। बाद में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब सांसदों का ही इलाज सही से नहीं हो रहा तो आम नागरिक का इलाज वहाँ कैसा होता होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। कोरोना महामारी के समय वंदे भारत मिशन शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक अलग अलग देशों के लिए फ़्लाइट्स चलाई। तब तक हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम थी। अगर सरकार इन विदेशों से आने वाले भारतीयों को आम जनजीवन से महीना 2 महीना दूर रखती तो शायद हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा न बढ़ती। जबकि भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए मज़दूरों को पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। गरीब मज़दूरों के लिए सरकारों द्वारा कोई भी मिशन नहीं चलाया गया था। मज़दूर निकल तो पड़े थे अपने घरों के लिए, लेकिन घर में पहुंचने से पहले ही बहुतों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें जब एक बच्चा चलते चलते थक गया तो उसकी माँ ने उसे अपने सूटकेस पर ही आधा लेटा लिया था। जब वंदे भारत मिशन विदेशों से आने वाले अमीरों के लिए चलाया गया था, वैसे ही कोई छोटा मोटा मिशन इन गरीब मज़दूरों को भी अपने घर पहुंचाने के लिए चला देते तो शायद इतनी जानें न जाती। 30 से ऊपर किसानों की मौत हो गई है दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन अफसोस नेताओं पर इन गरीब किसानों के मरने का कोई असर नहीं है। पैसा तो है सरकारों के पास, लेकिन देश की व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऐशो आराम के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो में दी गई सभी जानकारी न्यूज़पेपर के ऊपर आधारित है।